31 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में आए उनको आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है इस पेपर में वो 58वां क्वेश्चन है। अगर इससे पहले कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसे भी देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से जो क्वेश्चन मैथ के हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। अब जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही हो, पुल को पार कर रही हो, प्लेटफार्म को पार कर रही हो, सुरंग को पार कर रही हो, तो उनकी लंबाई जुड़ती है। तो जोड़ दो यहां पर 105 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी। पहले की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दिशा समान। जब दिशा समान होगी तो चाल घटेगी, दिशा विपरीत होगी तो चाल जुड़ेगी। तो यहां माइनस कर दिया। अब ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर पर सेकंड बदलना तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो कुल मिला के 280 गुणा 18 बटे कितना आया 6 गुणा 5, 36 18, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। तो गुणा करेंगे 3 छंग 18 का 8 कहां से लिखो 1, 3 पंजे 15 और 1 16। तो कितने 168 सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा। 168 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 120 मिनट की 2 मिनट होगी, 120 सेकंड की 2 मिनट होगी और आगे बच गए तुम्हारे 48 सेकंड। तो कुल मिला के इस समय को जो 168 सेकंड है उसे 2 मिनट और 48 सेकंड भी कहा जा सकता है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें क्या है। एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड का जो है समय बीतता है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा है। अब देखो समय की अगर मैं बात करूं तो जो गोली है अगर उसकी बात करूं तो उसका जो समय है वो 8 मिनट 48 सेकंड है। 8 मिनट 48 सेकंड। तो 8 मिनट 48 सेकंड का टोटल समय बनाऊं तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 60, 8 से 48 480 और 48 और जोड़ दो तो 528 सेकंड आ गया। आदमी की अगर मैं बात करूं, अगर आदमी की बात करूं तो देखो उसे 9 मिनट के अंतराल पे चली थी। वो 9 मिनट के अंतराल पे 2 गोली चली और यहां लग रही 8 मिनट 48 सेकंड। इसका मतलब 12 सेकंड का समय आदमी के पास है। 12 सेकंड का समय आदमी के पास है। अब इसे काटना चाहो तो 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 तो 44:1 आ गया। अगर मैं यहां पर चाल का अनुपात निकाल लूं तो आ जाएगा 1:44, 1:44। ठीक है। अब यहां पे वेग जो दे रखा वो दे रखा 330 मीटर। किसका? ये दे रखा बंदूक का, ध्वनि का। और ध्वनि का यहां पे वेग कितना आ रहा 44। ये तो आदमी का होगा एक, तो 44 ध्वनि का, तो 44 जो बराबर है वो किसके हो जाएगा भैया 330 के। 44 जो बराबर है वो किसके हो जाएगा 330 के। अगर यहां पे एक की वैल्यू निकाल लूं तो कितना हो जाएगा 330 बटे 44 मीटर पर सेकंड हमारा उत्तर आ जाना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18/5 से हमें गुणा करनी पड़े। अब 11 से काट दिया, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, 2 से काट दिया 15 बार और 5 तिया 15 और 9 तिया 27। ठीक है। तो यहां पर 27 जो है इसका उत्तर बनेगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 27 किस ऑप्शन में, इसके बी ऑप्शन में है। तो ये व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा, व्यक्ति जो आ रहा है उस स्थान पर वो आ रहा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें क्या भाई। एक गांव में 60% परिवारों के पास
एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? ठीक है जी। अब उसने कहा देखो 60% के पास तो एक गाय है, 30% के पास एक भैंस है और 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस मतलब दोनों है। ठीक है, तो यहां पे कुल कितने हैं? कुल परसेंटेज देखो जिनके पास या तो गाय है या फिर भैंस है या फिर दोनों है। ठीक है, तो यहां पे बात करें 60% एक है, 30% एक है। अब वो 15% ऐसे हैं ये जिनके पास जो है क्या है, एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो यहां पर 15% ये लगा दो, तो ये हो रहे कितने? 60 और 30 90 और 15 105। अब यहां यही गड़बड़ नहीं करनी कि ये प्लस नहीं होने, ये होने माइनस। क्यों होने? ये जो हमें पता लगेगा वो यहां से पता लगेगा। जैसे हम एक वेन डायग्राम बनाओ, ये गाय वाला हो गया और भैंस वाला हो गया। अब यो जो आएंगे यहां पे जो 15 हैं, ये 15 यहां आएंगे। ठीक है, तो जब मैं इस की बात करूंगा तो केवल इसमें जो किसकी गाय को काउंट कर रहा और इसकी बात कर रहा तो यहां पर भैंस काउंट कर रहा, तो इसमें ये टोटल आ जाएंगे तुम्हारे फिर। और ये जब यहां की बात करूंगा तो यहां पे 60 में से ये 15 माइनस होंगे, ये 45 रह जाएंगे। और जब इधर की बात करूंगा तो ये 15 रह जाएंगे। ठीक है, तो कुल कितने बनेंगे देखो? 15 और 45, 60 और 15 75। और यहां डायरेक्ट अगर हम ऐसा करें तो 60 और 30 90 और 90 में से 15 गए 75। तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास या तो एक गाय है या एक भैंस है या दोनों है। तो कितने बचे भाई? 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई गाय है और ना कोई भैंस है। और वो यही पूछ रहा था कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। कुल परिवार जो दे रखे इसने, कुल परिवार जो दिए हैं वो दिए हैं इन्होंने 960। ठीक है, ना गाय ना भैंस रखने वाले परिवार। कितना हो जाएगा भाई? 960 का 25%, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो यहां 240 इसका सही जवाब हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 61। एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6 रुपए 40 पैसे का भुगतान करता है और वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है, जिससे उसका लाभ जो है वो 37.5% हो जाता है। तो ग्राहक द्वारा प्राप्त दूध में पानी का जो अनुपात वो क्या है ये बताना है। ठीक है, ग्राहक द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से अनुपात बताना, मतलब पहले पानी आना और बाद में दूध की बात करेंगे। तो जो दूध का रेट है वो 6 रुपए 40 पैसे है। और पानी का रेट क्या होगा? पानी का रेट होगा 0। देखो जब दूध में पानी मिला होगा, वो ऐसा नहीं कि 20 लीटर की बोतल लेकर मिला होगा, 20 रुपए लीटर का पानी लेकर तब जाकर उसमें मिला होगा, है ऐसा कुछ नहीं होता। या एक्वाफीना की लेगा या किसी दूसरे ब्रांड की लेगा ना, कुछ नहीं लेने का, वो डायरेक्ट जो है नलका खींचेगा उसमें से पानी मिला होगा। या कई बार तो जैसे पहले कहानी तुमने सुनी होगी, झोड़ में से पानी गिरते हैं थे और पता तब लगा था कि ये झोड़ का पानी है जिसमें पानी मिला हुआ जब मेंढक की लिकड़ की दूध में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी का जो रेट है वो 0 रुपए है, 0 फ्री का पानी है। मतलब कोई कहने लगे कोई समर सेविल करवाया उसमें तो पैसे लगे, तो समर सेविल वो खाली उसने दूध में पानी गिरने के लिए नहीं करवा रखा, और जरूरतों के हिसाब से करवाया, नहीं तो किसी पड़ोसी के पैसे भर लेता हो तो पानी। तो अब यहाँ पे जो उसने 8 रुपए लीटर बेचा उसमें 37.5% का लाभ हो रहा।
इसका मतलब 8 रुपये बराबर 137.5 रुपये के बराबर है, और 100% बराबर वास्तविक मूल्य क्या है। क्योंकि जब हम जो एलिगेशन लगावे, जब मिश्रण लगावे है, तो बीच में वास्तविक रेट आवे, ना कि लाभ और हानि वाला रेट। अब हमने क्या करा, यहाँ पे 0 लगाया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 पंजे 125, 5 से काटा हमने 11, 5 8 40, तो x बराबर आ गया भाई 64/11, 64/11। अब 11 से गुणा कर दी यहाँ भी, 11 से गुणा कर दी यहाँ भी, और 11 से गुणा कर दी यहाँ भी, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 0, 11 चौक 44, 4, 11 छिक 66, और 4 70, ठीक है। तो यह बच रहा 64। अब ऐसे देखो तो आ गया 64, ऐसे घटाऊं 70 रुपये 40 पैसे में 64 घटाऊंगा तो 6 रुपये 40 पैसे बच गया, ठीक है भाई। अब इस पॉइंट को तो लगाओ ना लगाओ, पॉइंट हटाया तो 0 लगा दिया हमने, 64 ही कम 64, और ये आ गया तुम्हारा 10। तो इनका जो अनुपात है वो 1:10 का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, 135, 171 और 192 का HCF निकालना। 135, 171 और 192 का HCF निकालना। तो जब HCF निकालना हो तो हमें याद आती है अंतर विधि। अंतर लेंगे हम, इसका और इसका अंतर कितना है, 21 है, और इसका और इसका अंतर कितना है, 11 में से 5 गए 6, और यहां पे बच गया कितने भैया, यहां पे बच गया 6, 6 में से 3 गए 3, ठीक है जी। अब यहां पे जो संख्या दी गई है वो इन दोनों को काटनी चाहिए, वही इनका HCF बन सके। मतलब HCF जो बनेगा, चाहे इस छोटे अंतर की बात करो, बड़े की पे भी ना जाओ तुम, 36 पे भी ना जाओ, जो छोटा अंतर है या तो वो बनेगा या उसको काटने वाली कोई संख्या। मतलब 21 को कौन काट सके, एक तो 21 को 21 काट सके, एक 7 काट सके, एक 3 काट सके, एक 1 काट सके। तो इसका जो उत्तर बनेगा या तो 21 बनेगा, या 7 बनेगा, या 3 बनेगा, या 1 बनेगा। अब ऑप्शन में देखो पहले 21 है क्या, नहीं है, तो ये तो बन ही नहीं सकता। दूसरा, जब अगर ऑप्शन में मिल भी गया ना, 21 मिल गया, तो फिर इन तीनों को काट के देखना पड़ेगा, 135 को, 171 को, 192, ये भी कटने चाहिए तब बात बनेगी। फिर 7 देखा ऑप्शन में, ऑप्शन में 7 भी नहीं, तो इसकी भी बात खत्म। फिर ऑप्शन में देखा 3, तो 3 मिल रहा, तो ये उत्तर बिल्कुल बनेगा। लेकिन 3 से काट के देख लो कि तीनों संख्या कट रही है नहीं कट रही, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 कट गई, 3 पंजे 15, 3 7 21 कट गई, 3 चंग 18, 3 चौक 12, बिल्कुल 100% उत्तर सही है, यही है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 63। उसने कहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550 और 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचे। तो ये भी HCF का क्वेश्चन हो गया। 310, 550 और 728 की बात कर रहा हूं। जब समान शेष की बात कर रहा हो तो हमारे पास क्या है कि A, B, C को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या जिससे समान शेष बचे, तो क्या करेंगे, A डिफरेंस B डिफरेंस C और C डिफरेंस A निकाल लो और इनका HCF ले लो, इनका HCF ले लो। तो इसमें से वो घटा दो, 0, 4, 240 आ गया। इसमें से वो घटा दो, कितना आया, 8, 12 में से 5 गए 7, 1 आ गया, ठीक है। वैसे तो इन दोनों से काम बन जाएगा, तीसरे की हमें जरूरत पड़ने की नहीं। फिर भी अगर देखना तो इसका अंतर और देख सकते हो तुम, ये आ गया 8, ये आ गया 1, और ये आ गया कितना भैया, सॉरी 4, ठीक है। अब पहले इन दोनों से ही निकाल लो जी, तुम इन दोनों से निकाल लो, तो 178 से तुम 240 को भाग करो, तो एक ही बार माननी चलेगी, भाग विधि लगा रहे हैं जब हम। ये 2 आया, यहां बच रहे 3, तो 13 में 7 गए 6 आया, 2 बार चलेगी, 124 आया, यो आया 4, यो आया 5, 62 एक बार चलेगी, 12 में से 4 गए 8, ठीक है भाई, 8 5 40, 8 6 48, कितना बच गया, 6, ठीक है। अब 6 के आगे ले आए हम 8, तो 6 एकम 6, 2 और 2 का आगे आ गया 6, 2 3 6। इसका मतलब इनका सबका जो HCF कितना आया, 2 आया। अब 418 को भी काट के देख लो, कट रहा,
जिस संख्या का लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से कटती है। इसका मतलब इसका जो HCF है वो कितना है, 2। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो समान से छोटेगी यहाँ पे, इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर वो 2 है। और ये क्वेश्चन नंबर 63 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, क्या है भाई। एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, चाल बतानी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है यहाँ पे अगर निकालनी तो 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 18 सेकंड का समय लग रहा, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 18 से 18 गए, 5 छंग 30 और 5 सतह 35, 67 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 64। बात करेंगे 65वें क्वेश्चन की। बात करेंगे भैया 65वें क्वेश्चन क्या है। 7 पुरुष या का मतलब बराबर है, 10 महिलाएं 10 दिनों में 10 मीटर लंबी एक दीवार बना सकते हैं, तो 600 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 14 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितने समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो 7 पुरुष जो हैं वो 10 महिलाओं के बराबर है। इसका मतलब M/W बराबर जो आ गया वो 10/7 आ गया। जहां M होगा वहां 10 रखेंगे और जहां W होगा वहां 7 रखेंगे। इनमें से तो एक चीज ले लो, जैसे मैंने ले लिया 7M, आदमियों की जगह रख दिया, दिन लग रहे 10, ठीक है, और 100 मीटर लंबी ये काम हो गया। 100 मीटर लंबी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब काम में आता है। 600 मीटर लंबी जो काम में आ गया। 14 पुरुष 14M हो गया, 20 महिला 20W हो गया। कितने दिन है उनकी हम बात करें तो 2 0 से 2 0 गई। हल करो जी। यहां पे क्या आ गया, 7M, M की जगह क्या रखेंगे 10, M की जगह 10 रखा तो 140 हुआ। W की जगह 7 रखा, 20 7 140, 140 140 280 गुणा D और बटे 6। 1 0 से 1 0 गया, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो D बराबर जो आएगा तुम्हारा 5 तिया 15 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो समय लगेगा इसे वो कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, यदि 120 व्यक्ति प्रति दिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्ति पर दिन कितने घंटे काम करेगी उसी काम को 15 दिन में पूरा करेगी। 120 आदमी हैं, 6 घंटे हैं, 16 दिन है, तो आदमी और समय दोनों ऊपर ही आम है। MDH/WR, M फॉर मैन, D फॉर डे और H फॉर हावर। ठीक है, 64 आदमी हैं, कितने घंटे देखने पड़ेंगे, दिन है 15, तो 16 चौका 64, 4 तिया 12, 15 दूनी 30, H बराबर आ गया 6 दूनी 12 घंटे। वो अगर 12 घंटे पर दिन काम करें तो काम बिल्कुल बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है वो 12 घंटे उत्तर। 67वें क्वेश्चन पे आगे बात। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम के वजन मतलब बाट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताना। तो 100% जो बराबर तोलना है वो 960 के तोल रहा, तो भैया लाभ हो गया 40 ग्राम का, वो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 4 से काटा हमने, 24 चौका 96, 4 से काट दिया 4 6 24, 4 से काट दिया 25 बार कटा, तो लाभ जो आएगा वो आ जाएगा भैया 25/6, 6 चौक 24, 4 सही 1/6% का यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे एक तरह से सही जवाब। 68 की अगर हम बात करें, क्या है, किराने वाले को क्रमशः 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 प्रकार की दालों की अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि 16 रुपये 50 पैसे किलो की कीमत वाली दालों का मिश्रण प्राप्त किया जा सके। एक है 15 रुपये किलो वाली, एक है 20 रुपये किलो वाली, और यहाँ पर आ गया 16 रुपये 50 पैसे। घटा दो तो 150 रह गया, घटा दो तो 20 में से जाएगा 350, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 0 से 0 घटा दिया,
5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, मतलब अनुपात जो आया वो 7:3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या है? देखो 100 रुपये के माल पर उसने लिख दिया 250 रुपये और फिर 40% की छूट दी, मतलब 60% रह गया यो, तो 25 का 150 मतलब 150 रुपये में वो जा रहा एक तरह से। तो जो 100 रुपये क्या है, 100% यहाँ पे क्रय मूल्य और वो है हो गया 1600 रुपये के बराबर, और विक्रय मूल्य होगा 150%, तो ये आ गया विक्रय। 20 गई, तो जो विक्रय होगा भाई वहाँ होगा 0, 15 छिका 90, 9 15 कम 15 और 9 24, तो 2400 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा, जो इसके डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, क्या है, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ? 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 90% बराबर 480 के, और उसे चाहिए है कितना भैया, 20% का लाभ, तो 120% बराबर किसके? 30 या 90, 30 चौका 120, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 चौका 64, तो 640 रुपये में बेचने पे उसे 20% का लाभ हो जाएगा, जहां उसे 480 में बेचने पे 10% की हानि होती है। 71वां क्वेश्चन देखो क्या है भाई, एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है। यदि 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 और शेष का औसत वेतन जो है वो 7800 है, तो कार्यशाला में कुल कितने श्रमिक हैं? देखो भाई 7 का 10,000 है और जो शेष है उनका है 7800, लेकिन सभी का जो है वो है कितना, 8500। ठीक है, तो एलिगेशन लगाओ भाई, 10,000 में से 8500 गए, 1500 बचा, और 8500 में से 7800 गए, तो कितने बचे, 700। तो इनका जो अनुपात आ गया 7:15, और ये 7 इसने 7 के बराबर दे रखे, तो जो 15 होंगे वो 15 के बराबर हो जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 15 और 7 22। 72वें क्वेश्चन की बात करें, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 180 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये बताना। देखो 6 संख्याओं की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, औसत आऊंगा यहाँ पे, और वो दिया इसने 183। अगर इससे पहले जाना तो वो एक कम करना पड़ेगा, इससे बाद में जाना तो एक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी और संख्याओं के लिए 2-2 के अंतर से चलेगा काम। कौन सी संख्या चाहिए थी, सबसे छोटी, तो 2-2 घटाते चले जाओ, ये 180 आ गई और ये 178, तो जो सबसे छोटी संख्या है वो 178 है। अगर बड़ी चाहिए तो आगे को 2-2 बढ़ाते चले जाओ। 73वां क्वेश्चन है, एक बिल्डर 2550 रुपये उधार लेता है, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वापस भुगतान किया जाता है। प्रत्येक किस्त का मान बताना है। 4% की दर, तो 4/100 लिख देंगे, 1/25 लिख देंगे, तो 25 रुपये पहले साल हो जाएंगे 26, और जब 2 साल की बात करेगा तो वर्क करेंगे, तो ये होगा 625 और ये होगा 676। किस्त वाले क्वेश्चन में ये संख्या होनी चाहिए बराबर, तो बराबर करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा हमें 26 से गुणा। जब 26 से गुणा करेंगे तो 25 छिका 150, 15, 25 दूनी 50 और 15 650। अगर मूलधन की बात करूं, इन दोनों को जोड़ दो तो आ गया 1275, ये तो आ गया मूलधन, और यहाँ पे 676 जो है वो है किस्त, 676 जो है वो है किस्त। तो यहाँ पे 1275 जो बराबर है वो मूलधन के, और मूलधन है 2550। 676 जो है वो किसके हैं, किस्त के, तो 2 बार कट रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो किस्त कितनी आ जाएगी भाई, 2 से गुणा कर दो बस, 2 6 12, 7 दूनी 14, 1 15 और 6 दूनी 12 1 13। जो किस्त है वो 1352 रुपए की है, जो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 रुपए के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, साल 2 में। देखो भाई
यहाँ पे क्या है, जो दर है वो 3% है। 3% का मतलब 3/100 हो गया, 3/100 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ट्री वाले मेथड से करें तो जो हर होवे है उसकी घात जितने साल होवे वो लगा दी जावे। तो हो गया, इसका मतलब मुझे अगर इसका मूलधन मानना पड़ेगा तो 10,000 रुपये मानना पड़ेगा, और 10,000 इसने किताब में दे रखा, मतलब 10,000 इसने क्वेश्चन में दे रखा। तो दो हमने इससे ट्री मतलब शाखाएं निकाल दी, इसका भी 3/100 निकलेगा, इसका भी 3/100 निकलेगा। तो 3/100 निकाला तो यहाँ पर बचा 300, और यहाँ पर भी आ गया 300। लेकिन दूसरे साल क्या हुआ है, पहले साल पे भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगे, तो 2 0 गई, 3 तिया 9। तो यो जो है यो आ गया तुम्हारा ब्याज, और ब्याज कितना हो गया तुम्हारा 609 रुपये। 609 किस ऑप्शन मारा, डी ऑप्शन मारा। तो 609 रुपये तो ब्याज हो गया, और अगर अमाउंट की बात कर रहा तो 10,000 में जोड़ दो, तो 10,609 इसका अमाउंट। अच्छा, अगर मैं पेपर में बैठता तो मैं इतना ना करता, मैं डायरेक्ट देखता, मूंजबन नहीं करता इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि दर जो है वो 3% है, समय 2 साल है, और 10,000 रुपये। तो अगर साधारण ब्याज भी मैं देखूँ 3 साल का, 2 साल का, अगर साधारण ब्याज भी देखो तो 600 रुपये बनेगा भाई। 2 गुणा 3 गुणा 10,000, जो मुझबन नहीं निकाल दिया हमने, तो 600 रुपये बनना। ठीक है, अब यहां पे जितने ब्याज दे रखे, देखो ए ऑप्शन में 309 हो नहीं सकता, साधारण ब्याज 600 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज तो ज्यादा होगा। बी ऑप्शन में 509 रुपये हो नहीं सकता, सी ऑप्शन में 409 हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन। मुझे तो जो है डायरेक्ट निशान ही लगाना था, मैं इस सवाल को करूं नहीं था, इस तरह से करता हूं। तो वहां पे हमारी अप्रोच क्या है पेपर में बैठ के, वो ज्यादा मायने रखे हैं। हमारे पास सवाल करना आवे, 50 तरीके से करना आवे, उससे मतलब नहीं। किससे समय कम लग रहा, पेपर में हम कौन सा तरीका ले रहे हैं, वो मेन जो है डिपेंड करता है नंबर लाने या ना लाने। 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 10:6 है, व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 रुपये बचाते हैं तो आय बतानी है। देखो, आय में लगा दो x, तो होगी 10x, ये होगी 6x। व्यय में लगा दो y, ये होगी 18y, और ये होगी 10y। आय में से व्यय घटाओगे तो बचत आओगी, बचत आओगी। ठीक है भैया। अब यहां पे क्या है, हमें निकालनी आय, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को बराबर कर लो। 18 और 10 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो 18 10 का एलसीएम कितना आ गया, 90। 90 का मतलब इसे 5 से गुणा और इसे 9 से गुणा। ठीक है, इसे 5 से गुणा और इसे 9 से गुणा, तो आ गया 50x 90y, और आ गया 5 दूनी 10, 5 5 25 अरे 26, और 9 6 54 x 90y, 9 से गुणा करी, 9 6 54, 5 9 27, 27 और 5 27, और 5 हो गए 32। घटा दो जी, ये कैंसिल हो गया, तो 4x बराबर 400 जो का, तो 32 में से 26 गए 6, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 6 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। अब हमें चाहिए आय, तो एक तो 10 में गुणा कर दो, तो आय हो जाएगी तुम्हारी, एक तो 16,000 हो जाएगी, और दूसरा कर दो 6 में गुणा, 16 6 96, एक हो जाएगी 9600 रुपये। तो एक की 16,000 आय है, और दूसरे की जो आय है वो कितनी है, 9600। ऑप्शन देख लो कौन सा सही बन रहा, ऑप्शन जो है यहाँ पे 10,000 और वो 16,000 और 9600, डी ऑप्शन मारा, डी ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में दें 10,920 रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की किस्त वाला क्वेश्चन हो गया। पहले की 100 रुपए की होगी, दूसरी जो दर है वो जोड़ दो 112 रुपए की होगी, तीसरी में एक बार और 12 रुपए जोड़ दो तो वो हो जाएगी 124 रुपए की। अब इन सबको जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 336 रुपए। ठीक है, 336 रुपए जो है वो किसके बराबर है, वो है 10,920 के, वो है 10,920 के, और 100 बराबर आ जाएगा भैया किस्त के, 100 बराबर आ जाएगा किस्त के। तो भाई 336 अगर 10,920 को भाग देंगे तो आपको 32.5,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किस्त आ जाएगी तुम्हारी कितनी, एक जीरो कम हो जाएगी, 3250 रुपये यहाँ पे किस्त बनेगी साधारण ब्याज। तो ये कुछ लगातार क्वेश्चन थे। अब थोड़े से गैप के बाद में मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कहाँ पे मिलना है भाई। आगे थोड़ा सा अगर बढ़े, यहाँ पे मिलना है तुम्हारा 89, क्वेश्चन नंबर 89 है। ये भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है एक तरह से। जिसने कहा एक स्कूल में हर 2 महीने में आवधिक परीक्षाएं आयोजित हो जाती हैं। अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक के शैक्षिक सत्र के दौरान कक्षा 9th का एक छात्र इन आवधिक परीक्षाओं में प्रत्येक में उपस्थित हुआ। नीचे दिया गया रेखा ग्राफ प्रत्येक आवधिक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। क्वेश्चन है अगस्त 2001 और अक्टूबर 2001 की आवधिक परीक्षा में मिलाकर छात्र द्वारा अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना। तो देखो अगस्त में आए उसके 370 नंबर और अक्टूबर 2001 में आए उसके 385। जोड़ दो 5 8 7 15 का 5 कैंसिल को 1 3 दूनी 4 और 1 7, 755 नंबर मिले। और उसने क्या रखा, देखो ऊपर जहां ग्राफ बनना उसके ऊपर लिखा प्रत्येक आवधिक परीक्षा में अधिकतम कुल अंक 500 है। इसका मतलब यो पेपर भी 500 का था और यो पेपर भी 500 का था, तो टोटल अंक हो गए 1000। 1000 में से 755 नंबर आए, परसेंटेज देखना तो 755 गुणा 100 बटे 1000। तो यहाँ पे बात करें 2 जीरो गई, भाग करेंगे तो 75.5% जो है इसका उत्तर बनेगा। मैथ का क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन है, तालिका का अध्ययन कीजिए और आर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो जो टेबल दे रखी है उसमें आर पहली लाइन में, इसका मतलब पहले वाले की बात करनी कि कितने % का लाभ अथवा हानि है आर में। तो वैल्यू को छोड़ दो और नीचे के सारी क्वेश्चनों को छोड़ दो, डायरेक्ट जो बात कर रखी है उस पर परसेंटेज वाली पर आ जाओ। उसने कहा 20% प्लस करा, मतलब जो 100 का माल था उस पर 120 लिख दिया, 100 वाले पे उसने लिख दिया 120 और 10% की छूट दी, मतलब 90/100 कर दिया। तो 12 निम्मा 108, तो 100 का माल 108 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा 8% का लाभ, और 8% का लाभ सी ऑप्शन मारा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखने में बहुत भयंकर सा लग रहा है, कुछ है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 141वां क्वेश्चन भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है। 141वां, त्रिभुज PQR में भुजा QR की लंबाई PQ की दुगने से 3 कम है। भुजा PR की लंबाई भुजा PQ की लंबाई से 14 अधिक है। परिधि 55 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी। देखो भाई ये त्रिभुज है, ये होगा PQR। अब उसने कहा जो PQ थी वो सपोज करो x है, तो उसने कहा QR की लंबाई PQ की लंबाई के दुगने, इसका दुगना करा 2x से 3 कम है, -3 कर दो। और PR की लंबाई PQ की लंबाई से 14 अधिक है, x + 14 हो गया। परिधि जो दे रखी 55 दे रखी, और परिधि क्या हुआ तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 1 2 और 2 4, 4 तो होगी x और 14 में से 3 घटा दो 11 हो बच गया। तो 4x = 44, x का मान आ गया भैया 11। हमें सबसे छोटी भुजा चाहिए, तो सबसे छोटी भुजा यो 11 है, इसे और देख लो बस क्या बना है। 11 दूनी 22, 22 में से 3 गए 19, और ये हो जाएगी 11 और 14 हो जाएगी 25, और ये होगी 11। तो अपना आप पता लग रहा है जो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी है 11। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें, क्या है भाई। यहां दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 42,500 है तो चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है बाल शिक्षा के लिए कटौती और मकान किराए के लिए कटौती के बाद परिवार की कुल मासिक आय कितनी है। बाल शिक्षा है 23%, बाल शिक्षा है 23% और मकान किराया है 18%, दोनों को जोड़ दो तो 41% हो गया, 41% हो गया। ठीक है, अब उसने जो 100% दे रखी आए वो दे रखी है 42,500, 41% निकाल दो तो 59% बचा, वो हो जाएगी शेष। तो 2 जीरो गई, गुणा कर दो भाई किसकी 425 की गुणा 59 में कर दो, करो गुणा, गुणा करके बताओ भाई क्या आ रहा। तो 425 की 59 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25,075।
ठीक है, इतने रुपए यहाँ पे शेष बचेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला मैथ का क्वेश्चन कौन सा है। अगला मैथ का क्वेश्चन ये 133वां क्वेश्चन है। 133 हालांकि इससे पहले आना चाहिए था, लेकिन जो पेपर आया उसी में ये पेज बाद में दे रखा, तो बाद में करा देंगे, कोई बात नहीं भाई। एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वह दो शहरों के बीच की यात्रा करता है और 60% दूरी 45 मिनट में और शेष दूरी 55 मिनट में तय करता है और कुल दूरी है 80 किलोमीटर। औसत चाल बतानी। औसत चाल, औसत चाल क्या होगा भाई? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी होगी तुम्हारी 80 किलोमीटर और कुल समय हो गया 45 और 55, 100 मिनट। मिनट को घंटे में बदल दो, मिनट को घंटे में बदल दो तो बटे 60, 60 ऊपर डालेगा, 2 जीरो गई, 6 है 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, क्या है भाई? 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% प्लस 4200 का x%। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x की। तो एक तो परसेंटेज हटा दो, सब जगह परसेंटेज आ रहा, कोई काम नहीं है इसका। 2 जीरो भी हटा दो सब जगह से, 2 जीरो सब जगह आ रही। ये आ गया 42 गुणा 30, ये आ गया 24 गुणा 35 और ये आ गया 42 गुणा x। ठीक है, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 6 भी काट दो भाई, 6 चौक 24, 6 भी गया तो बचा 30 और ये हो गया 20 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू आ गई इसमें 50। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पादन के संबंध में दिया गया पाई चार्ट का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पादन के संगत केंद्रीय कोण बताना है। डी, डी जो बिंदी बिंदी वाला सा जो दे रखा, तो डी का हमें बताना है केंद्रीय कोण। देखो ये 190 दे रखा, 190 दे रखा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोण बताना हमें, ठीक। अब टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे, टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो रहा है? जो हो रहा होगा तुम्हारा 360 के बराबर होगा टोटल। अब यहाँ पे सबको जोड़ियो भाई, कितना हो रहा? एक तो है 210, 250, 190, 180 और 170। तो आ गया भाई 0, 9 और 1 10, 5 15, 15 और 15 30, हासिल को 3, 3 2 5, 2 7, 8 9 और 1 10, तो 1000 हो गया। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना, जो 1000 है वो बराबर 360 के है, वो बराबर 360 के हैं। तो 190 बराबर किसके है? 190 बराबर किसके है? तो 0 से 0 गई, 1 0 से 1 0 भी काट दो, तो आ गया 36 गुणा 19 बटे कितना? 10। तो 19 छिक्का 114, 11, 19 या 57 और 11 68 और बटे 10, तो यह आ जाएगा 68.4 डिग्री। 68.4 डिग्री आ रहा कि भैया किसी ऑप्शन में? हाँ, बी ऑप्शन में आ रहा, तो इसका जो है बी ऑप्शन एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। तो वैसे देखो हमने ढूंढ के एक का क्वेश्चन मैथ का कर दिया है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अभी भी बच रहा तो तुम कमेंट करके बता सको भाई ये क्वेश्चन नंबर ये वाला अभी भी मैथ का क्वेश्चन है और बचा हुआ है, उसे भी करा दिया जाएगा।